हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज की डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन है अ क्लोज्ड शेप मेड बाय three lines is called triangle. तीन भुजाओं से बंद घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। कैसी भी शेप हो, बस उसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए और तीनों भुजाएं एक दूसरे से मिलती हों। जैसे एक भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही और तीसरी भुजा ये रही। इसको नाम दिया ए बी सी। तो मैंने ये लिखा है अ क्लोइड शेप, एक बंद आकृति जो कि तीन लाइन से मिलकर बनी होती है, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है। बस यहां पर जो तीन लाइनें हैं वो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर जरूर मिलेंगी। ये सभी क्या है, आपके त्रिभुज कहलाते हैं। इसमें त्रिभुजों को भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो पहला भाग है वो है बेस ऑन साइड्स। हिंदी में बोलेंगे तो भुजाओं के आधार पर। और दूसरा जो है वो है तुम्हारा बेस्ड ऑन एंगल्स। इसको हिंदी में बोलेंगे कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर बात करें तो त्रिभुज तीन तरीके के होते हैं। जैसे फर्स्ट होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले हम इसी की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे हिंदी बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु से समझ में आ रहा होगा। समबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं। अ ट्रायंगल which have all sides equal in length. Example, this is a triangle A, B and C. If we measure this side x, then this side also x and this side also x. यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों साइड हैं वो समान लंबाई की हैं। और यदि किसी त्रिभुज की तीनों साइडें समान लंबाई की हैं तो हम उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इससे रिलेटेड एक और भी कुछ चीजें हैं। जैसे एंगल की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे देता हूं, आगे जो भी चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर इस त्रिभुज की तीनों साइड इक्वल हैं तो इसके तीनों एंगल भी इक्वल ही होंगे। यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। दूसरा जो है
वो लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई दो भुजाएं इक्वल होती हैं। एनी टू साइड्स इक्वल ऑफ द ट्रायंगल कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जाम्पल, ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। मान लीजिए कि इसकी जो पी क्यू साइड है वो पी आर साइड के इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो वो कैसा ट्रायंगल कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तीसरा जो है आपका वो है आपका सेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। यहां पर मैंने हिंदी नेम नहीं लिख पाया, मैं दोबारा लिख रहा हूं। यहां पर इसका जो हिंदी नेम है वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये जो विषम बाहु त्रिभुज है इसकी क्या खासियत है कि इसकी कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, ये मान लिया मैंने एल एम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी। अगर इसकी साइड ये मैंने एक्स मानी हुई है तो ये वाई होगी और ये जेड होगी। तो यहां पर आपको ये तीनों ट्रायंगल समझ में आए। पहला है आपका समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों भुजाओं के आधार पर तीनों कोण इक्वल होते हैं। तीनों एंगल भी कैसे होते हैं? इसके इक्वल ही होते हैं। क्यों होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल दूसरा है जिसे समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इसकी कोई दो भुजाएं आपकी जो है वो बराबर होती हैं। तीसरा जो है वो है आपका विषम बाहु त्रिभुज। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग लंबाई की होती हैं। कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं होती। और यहां पर अगर समद्विबाहु त्रिभुज में किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे इसका एंगल ये वाला और इसका एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल। अगर ये एंगल मान लो आपका फाई है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा? फाई ही होगा। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है तो इसमें कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। जैसे अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है, तो ये एंगल आपका क्या होगा? गामा होगा। मीन्स अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा के, बीटा बराबर नहीं होगा गामा के, और गामा बराबर नहीं होगा अल्फा के। मैं तुम्हें इन साइडों के आधार पर थोड़ा सा त्रिभुज को रिप्रेजेंट करने का तरीका और बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो ये कोई एक त्रिभुज है। मान लो ये कोई क्या है? एक त्रिभुज है। इसका नाम है ए बी सी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि त्रिभुज की भुजाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, त्रिभुज की भुजाएं जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये कोई त्रिभुज है। अब जहां पर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे त्रिभुज की ये साइड है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट जो होगा उसको बोलेंगे हम वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपने देखा कि जैसे ये दो भुजाएं यहां आकर मिली, ये दोनों इस जगह पर और ये दोनों इस जगह पर, तो पहला वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा वर्टेक्स ये हो गया और तीसरा वर्टेक्स ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक त्रिभुज में कितने वर्टेक्स होते हैं तो आप बताएंगे 3 वर्टेक्स होते हैं। इस वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 1, 2 एंड 3। अब बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
किसी भी त्रिभुज के जो वर्टेक्स हैं उनको लिखने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे ये मैंने मान लिया ए, ये है मेरा बी और ये है मेरा सी। ये मैंने वर्टेक्स को आइडेंटिफाई किया कि जो वर्टेक्स हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से शो कराएंगे। अब बात करते हैं भुजाओं की, इसकी साइड्स की। तो जिस वर्टेक्स के सामने जौन सी साइड होगी वही उस वर्टेक्स की साइड कहलाएगी। जैसे ए के सामने क्या है, बीसी, तो वर्टेक्स ए की जो साइड है वो क्या है, बीसी। ऐसे ही सी के सामने कौन सी है, आपकी ए बी, तो ए बी क्या है, सी की साइड है। और बी के सामने आपकी कौन सी है, ए सी, तो ए सी क्या है, जो वर्टेक्स बी है उसकी साइड है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी वर्टेक्स के सामने वाली साइड उसी वर्टेक्स के या उसी शीर्ष के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे वर्टेक्स क्या है आपका, कैपिटल ए, तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो आपकी स्मॉल ए। वर्टेक्स क्या है आपका, कैपिटल बी, तो जो ए सी है वो आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल बी। और वर्टेक्स क्या है आपका, कैपिटल सी, इसकी साइड क्या है, ए बी, तो इसकी साइड हो जाएगी आपकी सी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो बीसी साइड है वो क्या है आपकी, ए है, और जो ए बी साइड है वो आपकी क्या है, सी है, और जो आपकी ए सी साइड है वो आपकी क्या है, बी है। हम इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको ट्रायंगल की डेफिनेशन बताई। ट्रायंगल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स। साइड के आधार पर 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, सेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। इनकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जो ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइडों के बेस पर तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, आगे आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ये ट्रायंगल ऐसा है जिसकी कोई 2 साइड इक्वल हैं। जैसे यहां पर कौन कौन सी साइड इक्वल है, पी क्यू आपकी इक्वल है किसके, पी आर के, और इन दोनों साइड के इक्वल होने के कारण जो एंगल क्यू है वो आपका इक्वल है एंगल आर के। इसमें फिर से बात करें तो इसमें ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है आपकी सी ए के। तो ए बी जो है उसका एंगल क्या है आपका, एंगल सी, ए बी का एंगल सी। बी सी का एंगल क्या है आपका, एंगल ए। सी ए का एंगल क्या है आपका, एंगल बी। ये जो तीनों साइडें हैं वो यहां पर इक्वल होंगी। अगर हम इसकी बात करें विषमबाहु त्रिभुज की, तो यहां पर ए बी बराबर नहीं है बीसी के, बीसी बराबर नहीं है सी ए के, और तीनों में से कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है। तो ए बी के सामने जो एंगल है वो कौन सा है, गामा, एंगल गामा इज नॉट इक्वल टू, बीसी के सामने कौन सा है, एंगल एल्फा इज नॉट इक्वल टू सी के सामने कौन सा है, बीटा। तो हम कह सकते हैं इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। उसके बाद में मैंने आपको किसी भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया। किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष कहते हैं। जो वर्टेक्स होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो उसी वर्टेक्स की साइड होती है, और वर्टेक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जबकि उनकी जो साइड्स होती हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। और यही कारण है कि बीसी जो है ए है, किसकी साइड है ये, इस कैपिटल ए की साइड है। आप नोट कर सकते हैं, आप इनको नोट करें और समय समय पर पढ़ते रहें, इससे आपके माइंड में ये लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं ट्रायंगल कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल्स। इसको मिटा रहा हूं मैं।
बेस्ड ऑन एंगल्स, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी जो ट्रायंगल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका एक्यूट ट्रायंगल। पहला क्या है आपका एक्यूट ट्रायंगल। दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं राइट ट्रायंगल। और तीसरा है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, इसका हिंदी में जो नाम है वो है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। राइट ट्रायंगल ये है आपका समकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ये है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अब बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण एवरी एंगल इज लेस देन 90। इसका जो की पॉइंट है वो है आपका इन एक्यूट ट्रायंगल एवरी एंगल is less than 90 डिग्री। हिंदी में बोले तो न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है। जैसे मैं पहले बताता हूं आपको 90 अंश होता क्या है। किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई वर्टिकल लाइन आ जाए, जैसे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर एक वर्टिकल लाइन आ गई, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा ये आपका 90 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये 90 डिग्री एंगल कहलाएगा। अब जैसे मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया इस टाइप का, तो इसमें यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि ना तो ये 90 है, ना 90 से ऊपर है, ना ये 90 है और ना ये 90 है। इसको अगर मैं नाम दिया ए बी सी, तो तुम देख सकते हो कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों ही क्या है? 90 अंश से कम है। और एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा तो वो आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। आगे बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का केवल एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल उसका 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है। इन राइट ट्रायंगल ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण 90 अंश का होता है। जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, मिटा के दोबारा उठा।
जैसे ये ट्रायंगल कोई ए बी सी, ये जो बी है देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक वर्टिकल लाइन है, यानी एक क्षैतिज रेखा पर एक खड़ी हुई रेखा है, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो हमेशा आपका कैसा बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। इस एंगल बी के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है मतलब लंब है, और ये क्या है बीसी, बेस है मतलब आधार है। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर साइन होता है, और बीसी क्या है, ये बेस है मतलब आधार है। अब आगे बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। जैसे अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो किसी भी ट्रायंगल का केवल एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से अबव है, मींस ज्यादा है, क्या कहेंगे हम उसको, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहेंगे। लिखते हैं इसमें, इन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑप्टिक्स ट्रायंगल में केवल एक एंगल ऐसा होता है जो कि आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है। हिंदी में अगर बोले तो अधिक कोण त्रिभुज का केवल एक कोण 90 अंश से अधिक होता है। जैसे सॉरी ए बी और सी, आप यहां पर देख रहे होंगे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला इस ट्रायंगल में ये जो एंगल बन रहा है एंगल बी, ये आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यहां पर एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां पर आपका एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां पर आप देखोगे तो एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, और एंगल सी भी क्या है आपका, लेस देन 90 डिग्री। तो आपको यहां पर समझ में आया होगा, मैं एक बार रिपीट करूंगा। जो ट्रायंगल है वो एंगल के बेस पर भी तीन टाइप का होता है। फर्स्ट एक्यूट ट्रायंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड राइट ट्रायंगल, हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। थर्ड ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, जिसे हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। एक्यूट ट्रायंगल, इन एक्यूट ट्रायंगल एवरी एंगल इज लेस देन 90, इसमें जो प्रत्येक एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री से कम होगा। और न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। इन राइट ट्रायंगल ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें केवल एक एंगल, ओनली वन, केवल एक एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो इन ऑब्ट्यूस ट्रायंगल ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब इस ट्रायंगल में कोई एक कोण ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये आपके ट्रायंगल मैंने आपको बता दिए दोनों टाइप की, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी तीन टाइप के होते हैं और कोणों के आधार पर भी तीन टाइप के होते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको सही कर देता हूं। जैसे मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का, मैंने कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इसमें जो एंगल है, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री है, एंगल बी
ये भी लेस देन 90 डिग्री है, और एंगल सी ये भी लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पर अगर मैं एंगल बी की बात करूं तो जो एंगल बी है वो आपका इक्वल 90 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल बी है वो आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है। नोट कीजिए आप इसे। ये जो बैच है वो आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए है। दोनों टाइप के स्टूडेंट जो हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो हैं इससे लाभ उठा सकते हैं। इसका जरूर ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको कुछ बेनिफिट मिले तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, जैसे जो एंगल बी है वो क्या 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ये आपका आगे भी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी मीडियम में हाइपोटेनियस को कर्ड बोलते हैं तो कर्ड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं तो लंब का स्क्वायर, और बेस को आधार बोलते हैं तो आधार का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस को यहाँ क्या बोलेंगे हिंदी मीडियम में कर्ड बोलेंगे, और परपेंडिकुलर को जो है वो आपका लंब बोलेंगे, और बेस को जो है आपका आधार बोलेंगे। बस इतना सा फर्क है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं इसको रेस करता हूँ। अब बात करते हैं सिमिलरिटी इन ट्रायंगल। सिमिलरिटी इन ट्रायंगल हिंदी में लिखें इसे तो त्रिभुजों में समरूपता। ये जो सिमिलरिटी लिखा हुआ है इससे आपको बहुत कुछ पता चल रहा होगा। सिमिलरिटी इन ट्रायंगल मीन्स एक जैसा, चाहे ट्रायंगल छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पिचका हुआ हो चाहे उभरा हुआ हो, कैसा भी हो, बस आप उसको देखकर ये बता दें कि ये कैसा है। मतलब ट्रायंगल है तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये छोटा सा बना लिया, तीसरा ट्रायंगल मैंने ये बड़ा वाला बना लिया। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये जो तीन ट्रायंगल बने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये क्या है तो आप कहोगे ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप कहोगे ट्रायंगल है, त्रिभुज है। मैं पूछूं आपसे ये क्या है तो आप इसका भी कहोगे ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है। लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि सपोज करो इसकी ये साइड x है, इसकी y है और इसकी z है, और इसकी साइड जो है xy 4 है, इसकी y 4 है और इसकी zy 4 है। ये जो है इसकी साइड मान लो आपके 2x है, ये आपकी 2y है और ये आपकी 2z है। तो आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि सर कहीं ना कहीं
इन ट्रायंगल में जो रेशियो है वो बढ़ता चला गया है या फिर घटता चला गया है। जैसे अगर ये वाली साइड x है तो ये होगी x/4, ये y है तो ये होगी y/4, ये z है तो ये होगी z/4। एक तो ये हो गया। अब भाई पहले से बन गया ये वाला, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इससे ये वाला बन जाए। इससे ये बना तो क्या हुआ कि ये जो साइड x है इसका डबल हो गई, 2x हो गई, ये y है इसका डबल 2y हो गई, ये z है इसका डबल 2z हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि इससे ये बन गया हो तो x/4 से क्या बन गया आपका 2x बन गया, y/4 से क्या बन गया 2y बन गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ मल्टीपल में चल रहा है और जो साइड है वो बड़ी छोटी होती जा रही है। जैसे ये लिया मैंने, इसको दबाता चला गया तो भाई दबाऊंगा तो सभी साइडों पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। इसको मैं क्या हुआ, मैं इसको खींचता चला गया तो जब मैंने इसको खींचा तो कहीं इस पर भी कोई फर्क पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बाजार में टॉयज आते हैं, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, या सब चीज छोड़ा फ्लैग देख लो कि जो फ्लैग झंडे होते हैं हमारे, उनकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है वो आपका 3:2 होता है ऑलवेज। अब भाई इसका मतलब क्या है कि आपको झंडा छोटा दिखे या बड़ा दिखे, आप हमेशा उसको तुरंत दिखवा दें ये हमारा झंडा है, ये हमारे देश का झंडा है। अब क्या प्रत्येक झंडे की जो लेंथ है वो लेंथ उसकी 3 और विड्थ उसकी 2 ही थोड़ी होती है भाई। ये तो हम क्या करते हैं मल्टीपल में ले लेते हैं। जैसे मैंने एक बार से मल्टीप्लाई कर दिया किसका 2 का, तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया, 6/4 हो गई। अब मैंने क्या किया, इसमें आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30/20 हो गई। तो आपने देखा कि अलग अलग तरह के झंडे बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम तो केवल यही देखेंगे कि भाई ये झंडे जैसा दिख रहा है तो इसका मतलब झंडा ही है। तो वहां पर उसकी साइड जो है उनका जो रेशियो है वो बस चेंज होता रहता है, लेकिन उसकी शेप सेम रहती है। तो सिमिलरिटी इन ट्रायंगल, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले लिखूं तो इसकी डेफिनेशन है साइज मे बी डिफरेंट बट शेप सेम, बट शेप सेम। मतलब क्या कह सकते हैं कि उसका साइज अलग हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी जो शेप होगी वो उसकी सेम ही रहेगी। जैसे ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। हिंदी में लिखें तो हिंदी में आकार भिन्न हो सकता है पर आकृति समान रहती है। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने एक सर्किल लिया, मैंने एक और सर्किल लिया, मैंने एक छोटा सा सर्किल लिया, मैंने और छोटा सर्किल लिया। अब आप क्या सोच रहे होंगे, क्या ये सर्किल नहीं है? ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। बस फर्क इतना है कि इनकी जो रेडियस है वो किसी न किसी रेशियो में घट गई हैं या फिर बढ़ गई हैं, या तो इंक्रीजमेंट हुआ है या फिर डिक्रीजमेंट हुआ है इनकी जो रेडियस है उनमें। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सभी की सभी सिमिलर शेप है, बट इनका साइज जो है वो कैसा है, डिफरेंट है। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, भाई रेक्टेंगल आप जानते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। मैंने तुरंत एक दूसरा रेक्टेंगल लिया, ये इक्वल है इसके और ये वाली इक्वल है इसके। तो आप दोनों को देखकर क्या बोलोगे कि हाँ सर अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों ही क्या हैं, रेक्टेंगल हैं। तो आपको समझ में आया सिमिलरिटी होती क्या है। सिमिलरिटी का मतलब ये है कि आकृतियां जो हैं वो हमारी एक जैसी रहें, उनका साइज घट जाए बढ़ जाए, यानी हम उनको देखकर तुरंत आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। और त्रिभुज में अगर हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो केवल हम बात किसकी करेंगे, ट्रायंगल्स की करेंगे। अतः मैं ये जो दो शेप हैं
अब इनको रफ कर देता हूं। इनको क्या कर रहा हूं मैं, रफ कर रहा हूं। आप इसमें से जो भी नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी इन ट्रायंगल की। देखो सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है वो ये होता है इस तरीके से। यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनको लिखने का तरीका ये होगा कि ट्रायंगल मान लो एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल जो है आपका वो PQR है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आप लिखोगे इस तरीके से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। अब जैसे मैं यहां पर कोई दो ट्रायंगल लेता हूं, मान लो इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQ और R। मान लो कि जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। और जो एंगल B है वो आपका एंगल Q के इक्वल है। तो क्या एंगल जो C होगा वो एंगल R के इक्वल नहीं होगा? भाई अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसका तीसरा एंगल तो ऑलवेज इक्वल होगा। अब ये कैसे होगा ये भी देख लीजिए। एग्जांपल, मैंने एक ट्रायंगल ये ले लिया और दूसरा ट्रायंगल मैंने आपका ये ले लिया। ये जो एंगल है वो आपका 50 डिग्री है, ये भी एंगल आपका क्या है 50 डिग्री। ये एंगल मान लो कि आपका जो है वो 65 डिग्री है और ये वाला भी एंगल आपका क्या है 65 डिग्री है। आप सभी लोग जानते होंगे और आपने मे बी क्लास 9th में पढ़ा भी होगा कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यहां पे लिख रहा हूं मैं, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। हिंदी में अगर बोलें तो त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आप ABC में देखिए ABC और इधर क्या है PQR। ABC की अगर हम बात करें तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। एंगल A आपका 50 है, एंगल B आपका 65 है और एंगल C आपको निकालना है। तो एंगल C कितना हो गया 180 माइनस 115। एंगल C कितना हो गया आपका 65 हो गया कि नहीं हो गया। यहां पर मेरा एंगल जो C है वो मेरा 65 निकल कर आया। अब मैं बात करता हूं, सॉरी यहां से शायद आपको दिखना बंद हो गया हो और आई एम रियली सॉरी। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा करके बताता हूं आपको।
ये आपने नोट कर लिया ये वाला, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इसी को मिटाता हूं। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है आपका 50, एंगल बी 65, एंगल सी 180। तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 115, एंगल सी आपका कितना आ गया 65 आ गया। ऐसी बात करता हूं मैं पी क्यू आर में, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी कितना है 50, क्यू कितना है 65 और आर कितना है आपका 180। एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस 115, तो एंगल आर आपका कितना आ गया 65। देखो ये भी 65 आया और ये भी 65 आया। तो इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इसको मिटा दूं, ये आपने नोट कर लिया, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। देखिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे की पॉइंट आएंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि जैसे कोई दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। इसमें एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। तो एंगल जो सी है वो ऑलवेज इक्वल होगा एंगल आर के, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव करवाया। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में इन एनी टू ट्रायंगल इफ देयर any two angles equal to each other, then we can say both triangle are similar to each other। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में जो दो एंगल हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो तीसरा भी बराबर होगा और वो दोनों त्रिभुज किसमें कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर। और अगर इतना हो गया तो समझ लो कि त्रिभुजों के बारे में जो भी कुछ तुम्हें जानना है, जो भी कुछ पहचानना है, वो सब बिल्कुल आसान हो गया। आपने एक बार सिमिलर कर दिया, दो त्रिभुज आपने सिमिलर कर दिए। सिमिलर करते ही देखो ये जो साइड है ए बी, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, इसका रेशियो और इसका रेशियो ए सी अपॉन पी आर, इसका रेशियो और इसका रेशियो बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब मेरे कहने का ये है कि इनकी फर्स्ट साइड का रेशियो, इनकी सेकंड साइड का रेशियो और ये थर्ड साइड का रेशियो हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। जैसे मैं यहां पर एक लाइन लिखूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखो एंगल ए पहला, एंगल पी पहला, एंगल बी पहला, एंगल क्यू पहला, एंगल सी पहला, एंगल आर पहला। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये तीनों किसके सिमिलर हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो आपको क्रम में ही लेना है। जैसे मैंने ए बी सी मैं एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूं, तो आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। और अगर नहीं है तो फिर आप इसी तरीके से सोचेंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको भी एंटी क्लॉकवाइज लेकर आए आप। अगर मैं इस तरीके से लेता तो आप भी इसी तरीके से लेते। जैसे मेरा क्रम दिख रहा है आपको, सीक्वेंस क्या है, ए बी सी पी क्यू आर। अब यहां पर बात कर रहे थे हम किसकी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, फर्स्ट ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो इनका रेशियो हमेशा ही कैसा होगा, आपका
इक्वल होगा। यहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको थोड़ा सा एक जो कंसेप्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मैंने एक कोई ट्रायंगल लिया, मान लो इसका जो नाम है ए बी सी है और इसकी जो साइड है वो है 12, ये है आपकी x और ये है आपकी y। दूसरा जो मैंने लिया वो आपका पी क्यू आर लिया, पी क्यू आर। ये वाली आपकी 6 है, ये वाली 5 है और ये वाली आपकी जो है वो 4 है। तो पहले अगर आपसे पूछा जाता कि फाइंड x एंड y, x और y को आप फाइंड करो, तो सबसे सिंपल तरीका है कि ट्रायंगल इसमें वो आपसे ये भी कहेगा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। पहले आपको ये बोलेगा, आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। तो फाइंड x एंड y और ये आपको इमेज दे देगा। अब आपको करना क्या है कि ABC में AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ, फिर BC अपॉन QR इक्वल BC अपॉन QR, फिर ऊपर से AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, यही तो देखा। अब यहां पर AB कितना है आपका 12 है और PQ कितना है आपका 6 है, BC कितना है आपका 22 है और QR कितना है आपका 4 है और AC कितना है आपका X है और PR कितना है आपका 5 है। अब आप इन दोनों को ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 अपॉन 6 इक्वल 22 अपॉन 4, 6 से 2 टाइम्स हो गया तो 22 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ऐसे ही जब आप इन दोनों को लेंगे तो 22 अपॉन 4 इक्वल टू x अपॉन 5। 22 की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी ना अभी, तो यहां पर 8 अपॉन 4 इक्वल टू x अपॉन 5, 4 2 या 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तीनों का जो रेशियो अगर इक्वल है तो आप यहां से एक से दूसरे ट्रायंगल की जो वैल्यू है उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो एक इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड भी है, इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना। मैं एक ऑब्जर्वेशन मेथड बता रहा हूं आपको। ऑब्जर्वेशन मेथड ये है आपका कि आपने देखा कि फर्स्ट साइड का फर्स्ट से रेशियो होता है, सेकंड का सेकंड से होता है और थर्ड का थर्ड से रेशियो होता है। तो आप देखोगे फर्स्ट साइड 12 है और ये वाली 6 है, तो 12 का आधा ही तो वही है। अगर ये 12 का आधा हुई तो 12 का कितना हो गया, 12 इंटू 1/2, तो 6 आ गया। तो भाई सीधी सी बात है कि सभी साइड है का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, तो सभी साइड ऐसी चल रही होंगी। तो 5 हाफ करके तो आई होगी x का, तो x का हाफ करोगे तो कितना आना चाहिए 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ऑब्जर्व कर सकते हो। बाई का हाफ करोगे तो कितना आएगा 4, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आप जो नोट कर लीजिए, आपको जो भी की पॉइंट दिखें